Good morning, students. Today we will discuss about the process of formation of urine. यूरिन की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे किडनीज में होती है. एज यू नो द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी. एक पेयर किडनी प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे वर्टिकल कॉलम के दोनों आइदर साइड लेफ्ट और राइट साइड में ये दोनों किडनीज बीन शेप्ड किडनीज जो है वो सिचुएटेड होती है. लेफ्ट किडनी इज सिचुएटेड स्लाइटली फॉरवर्ड देन दी राइट वन. जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा आगे की तरफ, राइट किडनी से कंपैरेटिवली थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्डली जो है वो लोकेटेड होती है. अब देखिए जो किडनी का मेजर फंक्शन है वो ये कहा जाता है कि किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं और जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं वो सारे एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हुए बॉडी के सर्वाइवल के लिए एक फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं. सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं इसमें सब कुछ टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सारे ऑर्गन सिस्टम्स जितने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, बॉडी सिस्टम्स, ये एक दूसरे का साथ देते हुए एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हुए बॉडी के अंदर जो एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाते हैं विच इज़ सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी. इसी सुटेबल इन्वायरमेंट को, इसी इक्विलिब्रियम इन्वायरमेंट को ही हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं. किडनी भी होम्योस्टैसिस को बनाने में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है. किस तरीके से देखिए, अब इसमें होम्योस्टैसिस बिगड़ जाती है तो बॉडी जो है वो डिजीज कंडीशन में आती है. जैसे अगर कोई भी सिस्टम वर्क करना बंद कर दे, दूसरे और बॉडी सिस्टम्स का साथ देना बंद कर दे, तो हमारी बॉडी में ये होम्योस्टैसिस का इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो उस कंडीशन में बॉडी में डिजीजेस जनरेट होती हैं या डिसऑर्डर्स जो है वो जनरेट होते हैं. किडनी जो है वो क्या करती है, वो होम्योस्टैसिस में किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है. तो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की और वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करना, ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है. ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाती है, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की क्वांटिटी और आयंस की क्वांटिटी वो एक इक्विलिब्रियम लेवल पर बनी रहती है. बॉडी फ्लूइड्स का जो पीएच है वो एक इक्विलिब्रियम लेवल पर बना रहता है. तो ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में बड़ी हेल्प करती है. इस तरीके से बाय मेंटेनिंग दी या बाय रेगुलेटिंग दी होम्योस्टैसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दूसरा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो फ्लो करते हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं. ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं दे एक्सचेंज, उसी से उनको ऑक्सीजन मिलती है, उसी से न्यूट्रिशन मिलता है और ब्लड के थ्रू ही ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव आउट करते हैं. तो अब ब्लड तो एक वेकल हो गया एंड इस वेकल के थ्रू जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं और यूजफुल सब्सटेंसेस हैं और गैसेस वगैरह हैं, वो सर्कुलेट होकर के टिश्यूज़ तक जाती हैं और टिश्यूज़ से बाहर निकल के आती हैं और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होती हैं. तो अब यहाँ पर ये ज़रूरत है कि जो ब्लड है उस ब्लड में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको तो फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर निकालना है, लेकिन जो नॉन टॉक्सिक या यूजफुल सब्सटेंसेस है उनको ब्लड में रिटेन करना है. ये भी ऑस्मो रेगुलेशन का अपना एक पार्ट है. ये भी होम्योस्टैसिस के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का अपना एक पार्ट है. अगर ये फिल्टर आउट होने की प्रोसेस और ये रिटेंशन की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी होम्योस्टैसिस जो है वो बिगड़ जाएगी. किडनी वही काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन को तो मेंटेन करती ही है, बॉडी से कुछ नॉन यूजफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव आउट करके ब्लड के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकालती है, जिससे कि हमारा ये होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन रहता है. अब देखिए क्या करती है किडनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलती है. उस प्रोसेस को कहा जाता है यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन जो हम लोग पर डे एक्सक्रीट आउट करते हैं, यहाँ देखिए कुछ डाटा लिखा हुआ है, विदिन 24 आवर जो है वो हम लोग लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं. और इसी यूरिन के साथ कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी बाहर निकल के जाता है. कुछ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह कुछ ये अनवांटेड या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं.
कुछ आयंस भी वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, अगर बॉडी में उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनके इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए ये यूरिन के साथ ये आयंस भी पास आउट होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो किडनी में होता है, ठीक है, और किडनी में ये जो प्रोसेस है यूरिन के फॉर्मेशन की वो 3 स्टेजेस में पूरी होती है। जो पहली स्टेज है उसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। दूसरी जो स्टेज है उसको कहा जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड नाउ द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड सिक्रीशन। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, इन 3 प्रोसेस के थ्रू किडनीज में, दोनों किडनीज में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आपने जो किडनी और किडनी में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। तो नेफ्रॉन्स में बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के मालपीजियन कार्पस्कल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन जो है वो एक आर्टेरियोल के ब्रांचेस के थ्रू होता है। एक बहुत डेंस कैपिलरी नेटवर्क बनता है, कैपिलरी नेटवर्क होता है वास्तव में ये ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस में इंटर करती हुई जो ब्लड कैपिलरी है उसको कहा जाता है एफरेंट आर्टेरियोल। ये ए से स्पेलिंग स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा। उसको कहा, ये जो ब्लड कैपिलरी विच इज एंटरिंग इनटू दिस डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, इसको कहा जाता है एफरेंट आर्टेरियोल। फिर ग्लोमेरुलस से निकलने वाली जो ब्लड कैपिलरी है इट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल। इसको इफरेंट कहा जाता है, ई से स्पेलिंग शुरू है। अब देखिए यहाँ पर ये एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल दोनों के डायमीटर में और इनके ल्यूमन साइज में फर्क है। सॉरी, एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा सा ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, इसका ल्यूमन साइज, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस इफरेंट आर्टेरियोल। तो इससे होता क्या है कि जितनी तेजी से ब्लड इस ग्लोमेरुलस में इंटर करता है उतनी तेजी से, उतनी फोर्सफुली ब्लड जो है उतनी तेजी से, उतनी रैपिडली इस ग्लोमेरुलस से इस इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि इस इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर उस एफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर से थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर ब्लड को थोड़ा सा स्टे करना पड़ता है। और आपको मालूम है कि जब भी कहीं कोई फ्लूइड जो है वो स्टैटिक कंडीशन में होता है, वो ठहराव वाली स्थिति में होता है, तो जिस भी वेसल में वो फ्लूइड भरा होता है अपने स्टैटिक कंडीशन में, उस वेसल की वॉल पर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पर चूंकि ब्लड जितनी तेजी से ग्लोमेरुलस में इंटर कर रहा है उतनी तेजी से ये इस इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की जो ये ब्लड कैपिलरीज है, वहाँ का जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से राइज हो जाएगा। वहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे ब्लड के स्टे करने की वजह से बन जाएगा। एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज एब्रिविएटेड एज GBHP। और ये होता है 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर Hg का ये प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये प्रेशर कहाँ से कहाँ लगता है कि ये ग्लोमेरुलस, चूंकि यहाँ पे तो बाहर की तरफ ये प्रेशर लगेगा, बाहर की तरफ का मतलब ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है विच इज 60 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी की ओर लगता है। तो आप देखिए क्या है कि इसी ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, जिसको आप ब्लड प्लाज्मा बोलते हो, उस पर प्रेशर लगेगा। तो उसकी इसी GBHP यानी ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से उस ब्लड के प्लाज्मा का कुछ फ्लूइड पार्ट निकल करके वो आ जाएगा इस बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर। अब बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा का कुछ पार्ट, कुछ अंश जो है, कुछ पार्ट जो है वो आ करके ग्लोमेरुलर की जो ब्लड कैपिलरीज का जो ब्लड है वहाँ से जो फ्लूइड पार्ट निकल करके बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आया, उस फ्लूइड को बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में जो अब मौजूद है उसको कहा जाता है फिल्ट्रेट। तो ये जो फिल्ट्रेट बनता है और ग्लोमेरुलस से ब्लड के प्लाज्मा का कुछ पार्ट वो फिल्टर आउट होकर के इस बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आता है, जिसको आप फिल्ट्रेट कह रहे हो, वो इसी
ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ही हो पाता है। लेकिन ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रेशर अगर होगा तो लगभग जो ब्लड है उस ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज में उसका बहुत ज़्यादा प्लाज्मा का पोर्शन जो है वो फिल्टर आउट होकर के वो वोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आएगा। तो अब इस प्रेशर को कम करने के लिए, अब ये प्रेशर तो बाहर की ओर लग रहा है, मतलब इट इज एक्टिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द कैविटी ऑफ द वोमेन्स कैप्सूल। इस प्रेशर को यानी ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अपोज करने वाले, इसका रेजिस्टेंस करने वाले दो प्रेशर और होते हैं। देखिए अब वो दो प्रेशर कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ जो फिल्ट्रेट है यानी प्लाज्मा का जो फ्लूइड पार्ट है उसका कुछ ना कुछ तो इस वोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में पहले से मौजूद होगा। तो अब ये जब वोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में जो पहले से मौजूद जो फिल्ट्रेट है वो इस ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अपोजिट एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। अब इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पर भी फिल्ट्रेट है वो भी रुका हुआ है, ठीक है ना। तो अभी जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इट इज एक्टिंग अगेंस्ट दिस ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 60 मिलीमीटर Hg है, अब इसके अगेंस्ट ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज 18 मिलीमीटर 18 मिलीमीटर Hg का ये होता है प्रेशर। इस 60 मिलीमीटर Hg से आपको ये 18 मिलीमीटर Hg को माइनस करना पड़ेगा। फिर एक प्रेशर तो ये हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि इस ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट लग रहा है। फिर उसके बाद और क्या है, देखिए अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड यहाँ पर आया ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड आया है, ब्लड में बहुत सारे सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और आपको मालूम है कि जब भी सोल्यूशन बनता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट पार्टिकल जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कभी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने से दूर जाने नहीं देते। तो सल्यूट पार्टिकल्स ऑलवेज रेजिस्ट द माइग्रेशन और फ्लो ऑफ और डिफ्यूजन ऑफ दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो अब होगा क्या कि जो भी ब्लड, आप देखिए ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो वो लगेगा, उसकी वजह से जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, प्लाज्मा का जो फ्लूइड पार्ट है वो तो बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन इस ब्लड की जो सॉलिड पोर्शंस हैं उस सॉलिड पोर्शन में जो ये ब्लड प्रोटीन्स होती हैं और बहुत सारे आयंस होते हैं और अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, यूरिया वगैरह, तो ये जितने भी ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सल्यूट हैं ब्लड के, वो सारे सल्यूट जो है उस ब्लड प्लाज्मा विच इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड उसको बाहर निकलने से रोकेंगे। बाहर निकलने से मतलब उसको ग्लोमेरुलस से वोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में जाने से रोकेंगे। तो ये भी एक जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो भी उस प्लाज्मा पर एक फोर्स लगाएंगे, अपवर्ड फोर्स, एंड दिस अपवर्ड फोर्स विल बी अगेंस्ट दिस ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये जो फोर्स होगा विच इज अप्लाइड बाय द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये सल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द ब्लड, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द सल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द ब्लड ऑन द ब्लड प्लाज्मा which is resisting the flow of blood plasma from the glomerulus to the Bowman's capsule। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, इस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर which is 32 मिलीमीटर Hg। तो अब ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है GBHP ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस GBHP यानी ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज 60 मिलीमीटर Hg, इसका अपोजिशन करने वाले, इसको रेजिस्ट करने वाले दो प्रेशर आ गए। एक तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में फिल्ट्रेट की वजह से बनता है, और ब्लड में मौजूद जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू जो लगाया गया फोर्स है उसको ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है विच इज ऑफ 32 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये जो दो फोर्स है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज 32 मिलीमीटर Hg, ये दोनों इस GBHP यानी ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट लग रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन तीनों फोर्सेस में जीतता कौन है, बड़ा ये बड़ा होता है कि ये दोनों यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जीतते हैं।
तो अगर आप कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों का जो सम आया उसको आप ये 60 मिलीमीटर है विच इज ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इससे माइनस कर दीजिए तो ये आता है 60 माइनस 32 माइनस 18 यानी 60 माइनस 32 माइनस 18 तो 60 तो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया जो नीचे की तरफ कर रहा है। बाकी दो प्रेशर जो है 32 मिलीमीटर एचजी और 18 मिलीमीटर एचजी वो इस जीबीएचपी प्रेशर का अपोजिशन कर रहे हैं। तो अब अगर आप 60 मिलीमीटर एचजी से इन दोनों प्रेशर को यानी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अगर आप माइनस कर देते हो तो जो इफेक्टिव प्रेशर आता है वो जो नेट प्रेशर आता है वो आता है 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है ना। तो इसी 10 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर को हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। इट इज कॉल्ड दिस 10 मिलीमीटर एचजी प्रेशर इज कॉल्ड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर उसी 60 मिलीमीटर एचजी का ही पार्ट है। तो ये नीचे की तरफ लगेगा मींस दिस 10 मिलीमीटर ऑफ एचजी जो प्रेशर है ये ग्लोमेरुलर से बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी की ओर लगेगा और इसी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से इस ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज में मौजूद जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा का कुछ पार्ट फिल्टर आउट होकर के छन करके वो बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर चला जाता है और उसी फ्लूइड को उसी पार्ट को ब्लड प्लाज्मा के हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कितना फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनता है तो उसके लिए देखिए बात यह है कि कितना फिल्ट्रेट बनेगा एक मिनट में या एक दिन में वो डिपेंड करेगा कि ग्लोमेरुलस से होते हुए कितना ब्लड फ्लो कर जाता है पर डे या पर मिनट। इस पर डिपेंड करेगा कि कितना फिल्ट्रेट पर मिनट बनेगा और 24 आवर यानी पर डे कितना फिल्ट्रेट बनेगा। तो उसके लिए कुछ डाटा यहाँ पे समझना जरूरी है। देखिए क्या है ब्लड फ्लोस थ्रू बोथ किडनीज पर मिनट ना। अब देखिए क्या है मैंने अभी बोला कि कितना फिल्ट्रेट बनेगा तो वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि इस ग्लोमेरुलस से कितना ब्लड फ्लो होकर के चला जाता है। तो उसके लिए डाटा है कि एक मिनट में दोनों किडनी से याद रखिएगा दोनों किडनी से ये डाटा मैं बता रहा हूँ एक मिनट में विद इन 1 मिनट बोथ ऑफ थ्रू बोथ किडनीज एक मिनट में दोनों किडनी से कितना ब्लड फ्लो हो जाता है तो उसका डाटा आता है 1.25 लीटर। मतलब कहने का ये है कि लगभग 1.25 लीटर 1.25 लीटर ब्लड जो है वो एक मिनट में दोनों किडनीज के ग्लोमेरुलस से फ्लो होता है 1.25 लीटर 1.25 लीटर ब्लड, ठीक है ना। अब ब्लड है 1.25 लीटर ये पर मिनट दोनों किडनीज से फ्लो हो रहा है ना। और इस ब्लड का यानी 1.25 जो 1.25 लीटर ब्लड है जो दोनों किडनीज से पर मिनट फ्लो होकर के निकल जा रहा है इस ब्लड का लगभग 650 मिलीलीटर 650 मिलीलीटर प्लाज्मा फ्लो होकर के पर मिनट दोनों किडनी से निकल जाती है, ठीक है ना। तो अब इस 650 मिलीलीटर प्लाज्मा जो कि दोनों किडनी से पर मिनट ब्लड के साथ फ्लो होकर के निकल के चली जा रही है इसको कहा जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो RPF। इट इज कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो एक मिनट में लगभग 1.25 लीटर यानी कि 1.25 लीटर ब्लड दोनों किडनी से फ्लो हो जाता है। इस ब्लड का 650 मिलीलीटर यानी 650 मिलीलीटर प्लाज्मा फ्लो होकर के एक मिनट में दोनों किडनी से फ्लो हो जाता है। जो 650 मिलीलीटर प्लाज्मा है इसी को कहा जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो यानी RPF। और इसी रीनल प्लाज्मा फ्लो से ही ये फिल्ट्रेट जो बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आता है इसी 650 मिलीलीटर से ही ये फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान लें जैसे तो 10 मिलीमीटर एचजी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। अगर हम ये मान लें कि ये जो 10 मिलीमीटर एचजी जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है विच इज बाय विच दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है तो वो तो 10 मिलीमीटर एचजी। लेकिन एक आइडियल कंडीशन में अगर हम ये मान लें कि ये जो फिल्ट्रेशन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ये अगर 1 मिलीमीटर एचजी है 10 मिलीमीटर की बजाय अगर 1 मिलीमीटर एचजी का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो तो अब कितना प्लाज्मा फ्लो हो जाएगा। वैसे तो 650 मिलीलीटर प्लाज्मा फ्लो हो जाता है जब 10 मिलीमीटर एचजी प्रेशर होता है उस वक्त तो ये लेकिन ये तो प्लाज्मा फ्लो रीनल प्लाज्मा फ्लो का ही पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 1 मिलीमीटर एचजी का हो
तो कितना फिल्ट्रेट बनेगा इससे 650 मिलीलीटर से। तो एट 1 मिलीमीटर Hg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 12.5 मिलीलीटर, यानी लगभग 12.5 मिलीलीटर, मिलीलीटर में है ये, लगभग 12.5 मिलीलीटर जो प्लाज्मा है आउट ऑफ दिस 650 मिलीलीटर, उसका 12.5 मिलीलीटर फिल्टर आउट होकर के ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर चला जाता है। याद रखिएगा, ये तब है जब हमने 10 मिलीमीटर Hg के बजाय केवल 1 मिलीमीटर Hg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रखा। उस वक्त जो फिल्टर बनेगा, जो फिल्ट्रेट बनेगा, फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होगी इस प्रेशर पर वो कितनी होगी, कितनी क्वांटिटी फिल्ट्रेट की बनेगी, कितनी 12.5 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो अगर 1 मिलीमीटर Hg प्रेशर पर 12.5 12.5 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, तो 10 मिलीमीटर Hg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर कितना फिल्ट्रेट बनेगा, तो आप 12.5 को 10 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो 1 मिनट में दोनों किडनीज से लगभग 125 मिली, दोनों किडनीज के नेफ्रॉन्स में 1 मिनट में लगभग 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट फिल्टर आउट होकर के बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस। तो इसीलिए इस 125 मिलीलीटर जो क्वांटिटी है फिल्ट्रेट की विच इज कमिंग इन दी कैविटी ऑफ दिस बोमेन्स कैप्सूल, इसी को कहा जाता है GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हमेशा 1 मिनट के लिए नापी जाती है, दोनों किडनी से नापी जाती है। और इसकी जो इसका जो अमाउंट आया वो अभी हमने आपको बताया कि ये आती है 125 मिलीलीटर। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, जो पर मिनट फिल्ट्रेट फॉर्मेशन की जो रेट है दोनों किडनीज में, वो है 125 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर, ठीक है। और ये जो GFR है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है GFR, विच इज 125 मिलीलीटर पर मिनट थ्रू बोथ द किडनीज, ये कितनी होती है, 650 मिलीलीटर प्लाज्मा फ्लो होकर निकल जाता है। अब इस 650 मिलीलीटर प्लाज्मा जो फ्लो होकर के दोनों किडनीज से निकल जा रहा है, इसका लगभग 125 मिलीलीटर फिल्टर आउट होकर के बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस 650 मिली यानी रीनल प्लाज्मा फ्लो का ये जो फिल्ट्रेट बना इसी से, यानी इस ब्लड प्लाज्मा से ही तो बनेगा। तो रीनल इसी ब्लड प्लाज्मा यानी 650 मिलीलीटर से ही तो ये फिल्ट्रेट बन के आया है, ठीक है ना, जिसको क्या आप GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल रहे हो। तो अब 650 मिलीलीटर से 125 मिलीलीटर फिल्टर आउट होकर के ब्लड प्लाज्मा से आ गया। ये कितना परसेंट है, 650 मिलीलीटर रीनल प्लाज्मा फ्लो है, मतलब प्लाज्मा की वो क्वांटिटी जो दोनों किडनी से फ्लो होकर निकल जाती है, ठीक है ना। इसका 90 to 20% फिल्टर आउट होकर के वो बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है, विच इज 125 मिलीलीटर। तो अब इसी को ये जो 19 से 20% जो क्वांटिटी 650 मिलीलीटर की प्लाज्मा की जो क्वांटिटी फिल्टर आउट होकर के बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के लिए बताई जाती है। दिस फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज ऑलवेज टोल्ड फॉर द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो एक 650 मिलीलीटर फ्लो करके किडनी से निकल जा रहा है, इसका 125 मिलीलीटर यानी कि आप ये कह लीजिए कि 19 से 20% जो है वो फिल्टर आउट होकर के फिल्ट्रेट के फॉर्म में निकल के बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आता है। इसी को ही हम लोग फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब ये देखिए ये पूरा डाटा है। तो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आया GFR वो 125 मिलीलीटर आया, ठीक है। और इससे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो कि 650 मिलीलीटर का कितना परसेंट जो है वो फिल्टर आउट होकर के आता है। तो वो 19 से 20% 650 मिलीलीटर का फिल्ट्रेट के फॉर्म में निकल के आता है। इसी को हम लोग जो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके थ्रू इस ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज के ब्लड प्लाज्मा का कुछ पोर्शन फिल्टर आउट होकर के बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर जाता है। तो ये डाटा आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। उसके बाद अब हम लोग आते हैं देखते हैं, देखिए अगर आप 24 घंटे में देखें, ये तो हमने पर मिनट की बात बताई। GFR जो होता है वो 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। अगर हम लोग 24 घंटे की बात करें
यानी 24 एक दिन की बात करें तो लगभग 1800 ml ब्लड फ्लो होकर के, यानी 1800 लीटर ब्लड फ्लो होकर के दोनों किडनी से होकर गुजर जाता है, ठीक है ना। अब 1800 लीटर जो ब्लड है वो अगर दोनों किडनी से फ्लो होकर निकल जा रहा है तो इससे जो फिल्ट्रेट बनता है इस ब्लड का वो आता है लगभग 180 लीटर, ठीक है। तो 1800 लीटर ब्लड से लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट बन के आता है 24 घंटे में दोनों किडनी से, फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमेन्स कैप्सूल। और इस 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बना है 24 घंटे में, इस 180 लीटर फिल्ट्रेट से ही आगे जा करके यूरिन का फॉर्मेशन होगा नेफ्रॉन्स में। इस 180 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनती है, ठीक है। तो ये 24 घंटे का आंकड़ा है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं ये जो दूसरा प्रोसेस है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यूरिन फॉर्मेशन का, इसमें क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि 24 घंटे में जो है वो 1800 लीटर जो ब्लड है वो दोनों किडनी से फ्लो के निकल जाता है। अब इस 1800 लीटर ब्लड से 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन हम लोग यूरिन कितनी एक्सक्रीट करते हैं तो वो केवल 1 से 1.5 लीटर होती है। उसी 180 लीटर से 1 से 1.5 लीटर, तो इतनी क्वांटिटी में वेरिएशन कैसे आ गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट बना है तो यही फिल्ट्रेट आगे जाकर के नेफ्रॉन्स में ये यूरिन में बदलेगा, तो 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। 180 लीटर फिल्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है 1 से 1.5 लीटर में। तो जाहिर सी बात है कि नेफ्रॉन्स में जब ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में जब ये आता है तो ये 24 घंटे में 180 लीटर होता है, लेकिन जब ये आगे इस सेक्रेटरी ट्यूब्यूल में यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए जब ये फिल्ट्रेट गुजरता है तो इस फिल्ट्रेट के केमिकल कंपोजिशन में बहुत चेंजेस किए जाते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं। तब कहीं जाकर के 180 लीटर की जो वो मात्रा है, वो क्वांटिटी है, वो घट करके 1 से 1.5 लीटर होती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो देखिए यहाँ पर ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का के कुछ पार्ट मैंने आपको बताया था कि वो हमारी किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में लोकेटेड होते हैं, और इसके कुछ पार्ट जो है वो हमारी किडनी के मेडुला पार्ट में लोकेटेड होते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के ऊपर ये जो मालपीजियन कार्पसल्स है जिसमें ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल आता है और पीसीटी आता है, ये पीसीटी ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल और पीसीटी जो है वो कॉर्टेक्स पार्ट में लोकेटेड होते हैं। उसके बाद लूप ऑफ हेनले और डीसीटी जो है, लूप ऑफ हेनले की दोनों जो सेगमेंट्स हैं यानी डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ये दोनों जो है वो मेडुला पार्ट में लोकेटेड होते हैं। तो फिर उसके बाद जो डीसीटी है डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो आप देखिए कॉर्टेक्स में कौन कौन लोकेटेड, तो मालपीजियन कार्पसल्स और ये डीसीटी यानी डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दोनों को जो है वो लोकेटेड होते हैं आपके कॉर्टिकल पार्ट में, किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में। उसके बाद पीसीटी का भी कुछ पोर्शन जो कॉर्टेक्स में होता है, लेकिन यही पीसीटी नीचे उतर करके ये किडनी के मेडुला पार्ट में एक्सटेंड करती है। फिर लूप ऑफ हेनले का जो ये आर्क है और दोनों लिम्ब्स हैं, ये पूरे के पूरे इस किडनी के मेडुला पार्ट में एम्बेडेड रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो फिल्ट्रेट यहाँ बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आता है, वो फिल्ट्रेट धीरे धीरे फ्लो हो करके पहले तो ये पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुँचता है। और मैंने ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ये पीसीटी होती है, पीसीटी की जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार होती है, उसमें बाहर की तरफ जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और अंदर की तरफ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और इन क्यूबॉइडल सेल्स के जो फ्री सरफेसेस हैं उससे बहुत बड़े बड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो उभरे होते हैं इनटू दी कैविटी ऑफ दिस पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी वजह से क्या होता है, इस पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसकी जो वॉल की जो इनर सरफेस है उसका जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो लगभग 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस अप टू 20 टाइम्स जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है। इसकी वजह से आपको ये लग रहा होगा कि ये जो पीसीटी है, पीसीटी की जो वॉल है, दिस वॉल इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम सॉलिड सब्सटेंसेस। ऐसा होता भी है कि पीसीटी से बहुत सारा फिल्ट्रेट जो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर आउट होकर आया है, उस फिल्ट्रेट से बहुत सारे कंपोनेंट्स को रीएब्जॉर्ब करके पहले टिश्यू फ्लूइड में, यहाँ टिश्यू फ्लूइड होगा और उस टिश्यू फ्लूइड के
चारों तरफ किडनी टिश्यूज़ के आपको मालूम है कि किडनी में नेफ्रॉन्स की जो ये ट्यूब्यूल्स होती है, सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स, दे आर सराउंडेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क कैपिलरीज का होता है। तो आप देखिए पीसीटीज में जैसे ये फिल्ट्रेट आता है तो इसकी जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, उस फिल्ट्रेट से मैक्सिमम सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब करके पहले टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से फिर पेरिटेब्युलर कैपिलरी नेटवर्क के ब्लड में डाल देती हैं। ठीक है ना। कौन कौन से सब्सटेंसेस यहाँ पीसीटी से रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो देखिए ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की लगभग पूरी की पूरी क्वांटिटी फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब करके टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से पेरिटेब्युलर कैपिलरी नेटवर्क के ब्लड में डाल दी जाती है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड का पूरा रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इस पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू हो जाता है। उसके बाद यूरिक एसिड की कुछ क्वांटिटी भी फिल्ट्रेट में आती है, तो उसकी भी कुछ क्वांटिटी जो है वो इस पीसीटी की वॉल के थ्रू रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। उसके बाद बहुत सारे आयंस हो गए, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इन सारे आयंस का भी रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से हो जाता है। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड की लगभग पूरी की पूरी क्वांटिटी रीएब्जॉर्ब होती है, यूरिक एसिड की कुछ क्वांटिटी रीएब्जॉर्ब होती है थ्रू दी वॉल ऑफ दिस पीसीटी, और उसके बाद बहुत सारे आयंस का भी इस पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अब देखिए जब फिल्ट्रेट आया था और जब वो फिल्ट्रेट पहुंचा इस पीसीटी में तो उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, यूरिया का, यूरिक एसिड का, आयंस का, इनका रीएब्जॉर्प्शन हो गया वो टिश्यू फ्लूइड में। वो सारे कंपोनेंट्स टिश्यू फ्लूइड में जा करके पेरिटेब्युलर कैपिलरी नेटवर्क के ब्लड में चले गए। तो अब फिल्ट्रेट की जो क्वांटिटी है वो घट जाएगी। फिल्ट्रेट अब केवल 65% ही बचेगा और यही 65% ही वो अब आगे जाकर के इस लूप ऑफ हेनले में फ्लो करेगा, यानी जो 35% था उसका रीएब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है ना, इसको समझने की जरूरत है। अब जब यहाँ पर यानी पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और केवल 65% फिल्ट्रेट बचता है, यही 65% फिल्ट्रेट अब इस लूप ऑफ हेनले के थ्रू फ्लो करेगा। लूप ऑफ हेनले की दो लिम्ब्स होती हैं, आपको मालूम है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में इसकी जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो भी दो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, देख लीजिए। ठीक है ना। इस असेंडिंग लिम्ब का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो थिन होता है, पतला होता है, और इस असेंडिंग लिम्ब का लूप ऑफ हेनले की जो डिस्टल पार्ट होता है वो थिक सेगमेंट होता है। तो ये प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट हो गया और ये डिस्टल थिक सेगमेंट हो गया। ठीक है ना। तो जब 65% जो फिल्ट्रेट अब बचा हुआ है वो जब इस लूप ऑफ हेनले से फ्लो करेगा तो आपको मालूम है कि लूप ऑफ हेनले की जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है नीचे की तरफ उतरने वाली, यहाँ पर की जो सेल्स होती है इसकी वॉल में वो बहुत पतली स्क्वैमस सेल्स होती हैं, एंड दीज स्क्वैमस सेल्स आर वेरी परमिएबल फॉर दी वाटर। वाटर के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है डिसेंडिंग लिम्ब की जो वॉल है। ठीक है ना। लेकिन ये आयंस के लिए बिल्कुल भी परमिएबल, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटाशियम आयन के लिए बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती। लेकिन वाटर के लिए ये डिसेंडिंग लिम्ब की जो वॉल है जो कि थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, वाटर के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, आयंस के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए लूप ऑफ हेनले की इस डिसेंडिंग लिम्ब से मैक्सिमम जो है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, बिकॉज इट इज मोर परमिएबल फॉर द वाटर एंड लेस परमिएबल फॉर द आयंस। उसके बाद जब ये जो फिल्ट्रेट है वो अब जब इस लूप ऑफ हेनले की ये असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में पहुंचता है, तो ये जो थिन सेगमेंट है ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, डिसेंडिंग लिम्ब भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी थी, और इस असेंडिंग लिम्ब का जो प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। लेकिन अब यहाँ की जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो अब इस डिसेंडिंग लिम्ब की स्क्वैमस एपिथेलियम से इसकी परमेबिलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। डिसेंडिंग लिम्ब की जो स्क्वैमस एपिथेलियम थी वो तो वाटर के लिए परमिएबल थी, लेकिन अब इस असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले की इस असेंडिंग लिम्ब का जो ये प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट है ये वाटर की बजाय सोडियम और क्लोराइड के लिए परमिएबल होता है। वाटर के लिए बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती यहाँ की वॉल, यानी असेंडिंग लिम्ब के प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट की वॉल वाटर के लिए बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती, बट इट इज परमिएबल फॉर द सोडियम क्लोराइड।
तो यहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयंस का जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग लिम्ब से तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद लूप ऑफ हेनले की जो असेंडिंग लिम्ब है उसके प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट से सोडियम क्लोराइड का जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद यहाँ से जो फिल्ट्रेट जब जाता है इस असेंडिंग लिम्ब के थिक सेगमेंट में, तो असेंडिंग लिम्ब की जो थिक सेगमेंट है यहाँ की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में कई आयन चैनल्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स होती हैं, और ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पोटाशियम आयन्स की जो चैनल्स हैं वो इस डिस्टल थिक सेगमेंट के सेल्स में, इसकी वॉल की जो सेल्स है उसमें मौजूद होते हैं आयन चैनल। सोडियम आयन्स के चैनल्स होते हैं, क्लोराइड आयन्स के और पोटाशियम आयन्स के चैनल्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि इन आयनिक चैनल्स के थ्रू ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पोटाशियम आयन जो है वो पहले इस थिक सेगमेंट के सेल्स में जाते हैं और सेल्स से होते हुए ये चले जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से फिर पेरिटेबुलर कैपिलरी नेटवर्क के ब्लड में चले जाते हैं। तो इस जाहिर सी बात है कि जो आपका असेंडिंग लिम्ब है नेफ्रॉन का, लूप ऑफ हेनले का, उसका जो प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट है इट इज परमेबल फॉर द सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसका जो डिस्टल थिक सेगमेंट है इट इज परमेबल फॉर दीज आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स। यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो बेसिकली इस पार्ट थिक सेगमेंट के जो सेल्स हैं उनकी आयन चैनल्स के थ्रू होता है। अब ये पार्ट को देखिए, ये जो लूप ऑफ हेनले है मैंने आपको बताया कि ये किडनी के मेडुला पार्ट में सिचुएटेड होता है। मेडुला जो है वो बहुत ज़्यादा, मेडुला का जो टिश्यू फ्लूइड है जो चारों तरफ इस लूप ऑफ हेनले के मौजूद होगा, वो टिश्यू फ्लूइड बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है, मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, आयंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब कॉर्टेक्स से जब बोमेन्स कैप्सूल से ये फिल्ट्रेट नीचे आता है, पीसीटी से नीचे आएगा, और जैसे ही वो फिल्ट्रेट आगे बढ़ करके ये लूप ऑफ हेनले में पहुंचता है तो बाहर को हाइपरटोनिसिटी मिलती है, बाहर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है टिश्यू फ्लूइड में, अंदर इस फिल्ट्रेट में फिलहाल अभी वाटर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस डिसेंडिंग लिम्ब से पहले तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है ताकि फिल्ट्रेट और बाहर टिश्यू फ्लूइड के बीच आइसोटोनिसिटी को मेंटेन किया जाए, ठीक है ना। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, एकदम से टोनिसिटी जो है वो चेंज होती है, जहाँ तक कि कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में मेडुला जो है, मेडुला का जो टिश्यू फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है, तो पहले वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर 20% जब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो 65% का मैक्सिमम 20% की वो जाकर के पहुंचता है इस डीसीपी में, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। बाकी 65% का केवल 20% पहुंचता है, बाकी सब इस लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ चढ़ेगा, मतलब अब ये कॉर्टेक्स की तरफ आएगा, तो कॉर्टेक्स की तरफ आने की वजह से यहाँ फिर कॉर्टेक्स का जो टिश्यू फ्लूइड है वो मेडुला के टिश्यू फ्लूइड से कंपैरेटिवली लेस हाइपरटोनिक होता है, लेकिन अब चूंकि इतना ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी को रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, यहाँ पर आयंस का भी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई, केवल 20% फिल्ट्रेट ही पहुंच रहा है इस डीसीटी में, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो वॉल है वो भी केवल वाटर के लिए परमेबल होती है, आयंस के लिए बिल्कुल भी परमेबल नहीं होती। तो इस डीसीटी से यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से केवल वाटर का ही रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अब आपने देखा कि जो 100% फिल्ट्रेट था उसका 65% बना पीसीटी के बाद, 65% फिल्ट्रेट वो फ्लो होता है लूप ऑफ हेनले से। लूप ऑफ हेनले से फ्लो होने के दौरान जब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है और जब डीसीटी में जाता है तो 100% का केवल 20% ही यहाँ पर शेष रह जाता है, रिमेन रह जाता है। अब यही फिल्ट्रेट जो डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो वही जो है वो यूरिन बनेगा, ठीक है। जो फिल्ट्रेट बनता है उसमें आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग गया होगा कि इस फिल्ट्रेट में बहुत सारे आयंस होते हैं, ये सारे आयंस होते हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट आयंस वगैरह, बाइकार्बोनेट आयंस में ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है।
ये अल्कलाइन होता है फिल्ट्रेट जो बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में आया है, ये अल्कलाइन होता है एंड इट्स pH इज बिटवीन 7.3 टू 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन होता है ये फ्लूइड। तो ये जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पे हो गई। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है ये सिक्रीशन की प्रोसेस। सिक्रीशन देखिए यूरिन की फॉर्मेशन की जो थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपने देखा कि ये फिल्ट्रेट जब ये PCT से लूप ऑफ LA से और DCT से होते हुए जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है, उसके बाद किडनी के जो पेल्विस है उसमें से फ्लो होकर के यूरेटर में जाता है, तो यही फिल्ट्रेट जो है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ कंपोनेंट्स जिनका की फिल्ट्रेशन यहाँ बोमेंस कैप्सूल में नहीं हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू वो सब्सटेंसेस जो हैं वो इस ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में नहीं आते, लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ से आ गए ये सब्सटेंसेस, क्योंकि इनका तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ नहीं, तो फिर ये यूरिन में कहाँ ऐड हो गए। तो इसी यही जो सिक्रीशन की प्रोसेस है, इसी के थ्रू कुछ सब्सटेंसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेट होकर के ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में नहीं आते हैं। आपको मालूम है कि ये जितनी भी ये सिक्रेटरी ट्यूब्यूल है, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का एक बहुत डेंस नेटवर्क होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो डायरेक्टली इस पेरिटेबुलर कैपिलरी नेटवर्क के ब्लड से पहले टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से फिर वो इस फिल्ट्रेट में ऐड कर दिए जाते हैं डायरेक्टली। वो सब्सटेंसेस कभी भी उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू बोमेंस कैप्सूल की कैविटी नहीं आते हैं। These substances are directly secreted into the filtrate, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये सिक्रेशन की प्रोसेस है। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, यूरिक एसिड आ सकता है, यूरिया आ सकता है, अमोनिया आ सकता है, कुछ पिगमेंट्स आ सकते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ सकते हैं, कुछ ड्रग्स आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग सिक्रेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल जो यूरिन के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो ये 3 स्टेप्स के थ्रू पूरी हो जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, ब्लैक बोर्ड देख लीजिए आप लोग।